बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 41, वेडनेसडे, मार्च 19। इतने दिनों से हम लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे थे जो कि है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग बज़ाहिर एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या है, ज़िंदगी भर तालीम के अमल को जारी रखना, उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इंटेंशनल होता है, सॉफ्ट मोटिवेटेड होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें एफर्ट इन्वॉल्व होते हैं, आपकी नॉलेज की डेप्थ बढ़ती है, आपकी नॉलेज की ब्रेथ बढ़ती है। इसका आप इस नॉलेज को आप कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। जब इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो हमने इस बारे में बात की कि हम किस किस तरीके से लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर अमल कर सकते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर कर सकते हैं। अब अपने उसके अंदर डिफरेंट आइडियाज़ को डिस्कस किए। हमने डिस्कस किया था कि हम ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, या हम कोई फिजिकल वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं जहाँ पे हमारी फिजिकल प्रेजेंस का होना ज़रूरी हो, और हम एडवांस एजुकेशन का कोर्स भी कर सकते हैं, पीएचडी भी परसू कर सकते हैं। तुम एक बात पे गौर करो कि देखो, एक तरफ हम बात करें पीएचडी की, ठीक, पीएचडी करने के लिए आपको तकरीबन 5 से 7 साल लग जाते हैं। एमफिल कर रहे हैं, 3 साल तो लग ही जाते हैं, ठीक। उसके मुकाबले में हम वर्कशॉप की बात करें, वर्कशॉप के अंदर कितने दिन लगते होंगे, बहुत से बहुत 2 वीक्स की, 3 वीक्स की वर्कशॉप होती होगी। डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का होगा, राइट। तुम देखो कोर्सेज में जो ऑनलाइन लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जो रिसोर्सेज की हम बात करें, उनके दरमियान में कितना फ़र्क है, कितना तफावत है। कहीं पे तो 5 5 6 6 साल लग रहे हैं और कहीं पे चंद हफ्ते लग रहे हैं। इससे हम लोग कम से कम इस बात को रियलाइज कर सकते हैं, इस बात को तस्लीम कर सकते हैं कि हमारे जो एजुकेशन के तरीक़ेकार है उनकी भी कोई टाइप्स होंगी। सारे एजुकेशन के तरीके एक जैसे नहीं होते। और आज का हमारा टॉपिक यही है, हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमारी एजुकेशन की क्या टाइप्स हैं, ठीक है। मैमूना सीधे बैठो, और हमारी जो स्किल्स हैं उसकी क्या क्या टाइप्स हैं। एजुकेशन को बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों में तकसीम किया जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन 3 है: फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन से आपके जहन में क्या आ रहा है? फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो आप लोग अपने बचपन से हासिल करते आ रहे हैं, ठीक। आपने स्कूल में गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, ये सारी की सारी फॉर्मल एजुकेशन है। अब एक काम आप लोग ने ये करना है कि बोर्ड पे आके लिखना है। मैं स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, इस प्रोजेक्टर की स्क्रीन को। और नौरीन बोर्ड पे तशरीफ लाइए। जी, अब मैं आप लोग से बात करता हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो, मेरे पास अगेन एक तरीका ये है कि मैं आके आप लोग को थ्योरी पढ़ाना शुरू कर दूँ। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग यहाँ क्लास के अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए से इस इशू इन जो सवालात मैं पूछ रहा हूँ उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप लोग कराची यूनिवर्सिटी में पेपर देने जाएंगे, आपको याद ना भी हो, नोट्स आपने ना भी याद की हो, तो भी आपके लिए सवाल का जवाब देना मुमकिन होगा। मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन की आपके ख्याल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ओके, गुड। स्ट्रक्चर्ड होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल्ड होता है, प्लान्ड होता है, ठीक है। प्लान से क्या मुराद है, क्या प्लान होता है? मैं ये कहूँगा सिलेबस होता है उसका, ठीक है। इस एतबार से प्लान है कि सिलेबस होता है, कंट्रोल्ड हो गया, स्ट्रक्चर्ड हो गया। और बताओ, और क्या चीज़ होती है इसमें? गुड। अंडर द गाइडेंस ऑफ ए टीचर। हमेशा जब भी आप फॉर्मल एजुकेशन हासिल करेंगे, वो किसी टीचर के साथ ही आपको हासिल करना होता है। और क्या होता है इसके अंदर? एक मिनट जरा, क्या? ठीक है, बाकायदा वो स्ट्रक्चर के अंदर आगे लेसन्स वगैरह होते हैं, सिलेबस होता है, लिख दे, लेसन्स होता है, सिलेबस होता है। और बताएं नीलम? टाइम बाउंड होता है, किसी खास वक्त के अंदर अंदर आपने उसको कंप्लीट करना होता है, अपनी मर्जी नहीं चल रही होती। और बताएं? जासरा कहने के चाह रही है कि फॉर्मल एजुकेशन के आखिर में आपको सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा मिलता है, देखें, ठीक है। और बताएं? देखो, एजुकेशन तो होती इंटेंशनल है, ठीक है। और बताओ? दूसरा, उरूसा, उरूसा जी।
देखो ये वो काम है जो तुम लोग बचपन से करते आ रहे हो, गौर तो करो उस पे। हाँ बिलाल बिलाल बिलाल। अच्छा ओके। मीना क्या कह रही है? लेवल्स होते हैं, सीधे होके बैठो। आ, देखो प्रैक्टिकल वर्क तो कोई लाजिम नहीं है। देखिए उमर कह रहे प्रैक्टिकल वर्क होता है, लाजिम नहीं है, लेकिन यहाँ बिलाल की बात को मैं थोड़ा इलेबरेट करूंगा। आप गौर करो कि फॉर्मल एजुकेशन के लिए आपके लिए लाजिम होता है किसी ऐसे इदारे में जाना जो कि रिकोगनाइज्ड हो। ठीक है, रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन में ही जाके आप फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आप में से कोई भी शख्स घर बैठे घर के अंदर जाके स्कूल में नहीं पढ़ सकता। घर बैठे कॉलेज अटेंड किसी के घर में चलेगा जी हम कॉलेज वहां से कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक रिकोगनाइज इदारे के साथ के तहत आपको इस एजुकेशन को हासिल करना पड़ता है। लेकिन रिजिड कह लें उसको कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपने एक खास टाइम फ्रेम के अंदर उसको कंप्लीट करना है, खास सिलेबस के साथ उसको कंप्लीट करना है। मीना और बताएं, और क्या होता है इसके अंदर? तो क्या क्यों लगा रहे हो? फॉर्मल एजुकेशन क्या? एलोबरेट करो, एलेबरेट करो अपनी बात को, क्या है इसमें? क्यों कह रही हो काउंसलिंग जो होती है वो फॉर्मल एजुकेशन है, क्या मतलब? जी, असेसमेंट होती है, टेस्ट बेस होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन की एक बड़ी अहम प्रॉपर्टी, एक अहम प्रैक्टिस्टिक उसकी असेसमेंट होती है कि आपकी असेसमेंट लाजमन की जाती है। उसी असेसमेंट की बेसिस पे फैसला किया जाता है कि आप उस आउटकम के, उस डिग्री के हकदार हैं या नहीं है। ठीक है, अच्छा और बताएं आप। जी जी जी। ठीक है, हमने गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज की बात कर ली कि इदारा रिकॉग्नाइज होता है, उसके अंदर ये चीज़ आपका पॉइंट मेरे ख्याल में आ जाता है। अच्छा अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम चूंकि इसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, तो आप लोग फॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर किस मौके पे फैसला करेंगे कि हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है? समझ रहे हैं मेरी बात को? सवाल समझ में आया? आपके पास एजुकेशन के दो तीन तरीके हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। फॉर्मल पे कब अमल करोगे हुमा? ठीक है, ग्रेजुएट होकर निकल के अब अगर तुम लोग अपनी पढ़ाई को हायर स्टडीज को परसू करना चाहोगे तो वहां पे तुम्हें फॉर्मल एजुकेशन करनी होगी। समझ रहे हो बात को? बीएड कर लिया, हमने क्या बात की थी? बीएड के बाद आपने कहा कि जी मैंने एमफिल करना है, मैंने पीएचडी करना है, ठीक है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है। तो ये वो उस मौके पे आपको फॉर्मल एजुकेशन को परसू करना होगा। ठीक है, आगे चलें। अब हम फॉर्मल से पहले हम बात करते हैं नॉन फॉर्मल की, वहां बोर्ड पे आ जाए। और नॉन फॉर्मल के हवाले से, अच्छा किसी दूसरे कलर का मार्कर यूज करना, ग्रीन भी है हमारे पास। तो नॉन फॉर्मल के लिए तुम लोग के जहन में क्या आ रहा है? फॉर्मल तो समझ में आ गया ना, नॉन फॉर्मल में जहन में क्या आ रहा है? गुड, वर्कशॉप, सेमिनार्स, ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, एग्जाम्पल जहन में आ गई। अब हम आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? एक मिनट, सुना क्या? नहीं, ग्रुप स्टडीज में नहीं आएगा। ओके, शॉर्ट टाइम होता है, और बताओ। देखो डिस्टेंस लर्निंग एग्जाम्पल में आ रहा है कि हम कह सकते हैं नॉन। एक मिनट, क्या कह रही हो फातिमा? नहीं, ये बस तुक्का मारा है। वर्चुअल होना जरूरी है क्या नॉन फॉर्मल का? क्या वर्कशॉप अगर मैं कराची में कहीं पे अटेंड कर रहा हूँ तो क्या वो नॉन फॉर्मल में नहीं आ रहा? तो वर्चुअल को देखो, देखो एग्जाम्पल को और करेक्टरिस्टिक्स को आपस में मिक्स ना करो। इसके एग्जाम्पल्स में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी, जैसे कि आपने कहा कि जी वर्चुअल आप कोर्सेज कर रहे हैं या ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नॉन फॉर्मल की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो इसके सबसे, हाँ बोले बिलाल। ठीक है, टाइम हो गया, शॉर्ट टाइम होता है। दूसरी बात ये कि इसका स्ट्रक्चर इतना रिजिड नहीं होता। फॉर्मल के अंदर अटेंडेंस पूरी नहीं हुई, पेपर में बैठने नहीं देंगे। पेपर क्लियर नहीं किया, डिग्री नहीं मिलेगी। क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं हुए तो तुम्हें भी हम जो है पास नहीं करेंगे, अगले सेमेस्टर में तुम्हें प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन उसके मुकाबले में जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसके अंदर स्ट्रक्चर तो होता है, खुली आज़ादी नहीं होती, लेकिन इतना रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, तो आप यूँ करें कि कहते हैं लाइट स्ट्रक्चर कह लें। स्ट्रक्चर तो है लेकिन हल्का है। और बताएं, क्या नहीं होता?
देखो ऐसा नहीं है, वर्कशॉप के एंड में असेसमेंट बिल्कुल हो सकता है, हमारे कॉलेज में अपनी वर्कशॉप हुई तो हमने असेसमेंट रखी है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज फॉर्मल से भी, कुछ प्रॉपर्टीज मुझे बोलना तो भाई, कुछ प्रॉपर्टीज फॉर्मल एजुकेशन से भी इसमें ओवरलैप कर रही है। कौन सी ओवरलैप कर लेंगे आपके ख्याल में? क्या चीज? प्लान होता है, गुड। प्लान बिल्कुल सही है, उसका भी सिलेबस होता है। और बताएं क्या चीज? ठीक है, इसके आखिर में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ये भी बात है। और ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर। नहीं, वर्कशॉप पर रिकॉग्नाइज होना जरूरी नहीं है। शादी आगे बैठ जाओ यहाँ पे। अगेन बेटा, जरूरी नहीं है। तुम लोग एग्जाम्पल की बात करो, सेमिनार के अंदर कौन सा प्रैक्टिकल वर्क हो रहा होता है? और बताओ, टीचर के जरिए मिल रहा होता है। देखो, सबसे अहम बात तो ये कि फॉर्मल हो नॉन फॉर्मल हो, उसके अंदर इंफॉर्मेशन का फ्लो, एजुकेशन का ट्रांसफर किसी टीचर के जरिए हो रहा होता है। टीचर होगा तो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होगा। और बताओ यार, नॉन फॉर्मल की कैरेक्टरिस्टिक में तो नहीं आया कि मोटिवेशन मिल सकती है, वो तो फॉर्मल में भी मिल सकती है। हाँ जी नीलम। ठीक है, देखो। हाँ बोलो। देखो, वो तो एग्जाम्पल में आ रहा है ना, फिर मैं कह रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल और प्रैक्टिस में फर्क करो। नॉन फॉर्मल की एग्जाम्पल में वाकईतन ऑनलाइन वर्कशॉप आती है, लेकिन हर नॉन फॉर्मल एजुकेशन का तरीका ऑनलाइन नहीं होता। सेमिनार वगैरह अटेंड कर रहे, वेबिनार नहीं हुआ, सेमिनार अटेंड किया, तो वहाँ पे तो आपको जाना लाजमन ज़रूरी है। एक बड़ा डिफरेंस ये है बेटा कि आपकी जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम होता है, वो किसी स्पेसिफिक स्किल के लिए होता है। आपका वर्कशॉप, आपका सेमिनार, आपका ऑनलाइन कोर्स आपको वो तमाम मजामीन नहीं पढ़ा सकता जो आपको फॉर्मल में पढ़ाए जाते हैं। तो स्कूल में कितने मजमून पढ़े थे? कॉलेज में कितने पढ़े थे? यूनिवर्सिटी में कितने? ये अलग बात है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, कोर्सेज की तादाद कम होती जाती है। पीएचडी करने जाएंगे, वहां भी कोर्स वर्क होगा, लेकिन लिमिटेड कोर्सेज होते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन उसके मुकाबले में नॉन फॉर्मल किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक स्किल के ऊपर फोकस कर रहा होता है। कोई खास गोल होता है जो उसने आप तक ट्रांसफर करना होता है। आपने वर्कशॉप अटेंड की, हाउ टू काउंसिल एडीएचडी चिल्ड्रन, जिन बच्चों में एडीएचडी का इशू है, उनको किस तरह से आप उनको गाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के ऊपर बात कर रहा है। यहाँ पे इस कोर्स को करके आप साइकोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं बन गए, आपको साइकोलॉजी की डिग्री नहीं मिली, साइकोलॉजी के सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े। एक स्पेसिफिक चीज बता दी, वो एडीएचडी, और उसका भी स्पेसिफिक ये बताया कि भाई इन बच्चों को कैसे डील करना है। मुमकिन है आपको सिर्फ ये पता है कि एडीएचडी वाले बच्चों के इश्यूज क्या होते हैं। आप जिस बच्चे को बदतमीज समझ रहे हैं, जिस बच्चे को आप बदअखलाक समझ रहे हैं, क्लास को डिस्टर्ब करता है, पता चलता है कि जी वो बच्चा बदअखलाक या बदतमीज नहीं है, उसके साथ तो एडीएचडी का इशू है। जिस बच्चे को आप स्लो समझ रहे हैं, उसके साथ ऑटिज्म का इशू है। तो उसने एक बिल्कुल स्पेसिफिक गोल के ऊपर बात की, उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात की, और उसके भी किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, सिर्फ खास चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, और बताएं जी जुबिया। हाँ हाँ, ठीक। लेकिन डिग्री के भी तो डिग्री, देखो अल्फाज से धोखा ना खाओ। मैट्रिक तो हमारी फॉर्मल एजुकेशन था, तो मैट्रिक के बाद डिग्री मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मिलता है, तो इन अल्फाज से धोखा मत खाना कि चूंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा हुआ है तो आपने उसको कहा कि जी ये तो फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगा, ये नॉन फॉर्मल है। ये ऐसा नहीं है, वो तो जो भी नाम रख लें। बिल्कुल, नॉन फॉर्मल में जरूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन हो, बिल्कुल क्लियर रखो इस बात को। लिख भी दो इस बात को कि नॉट नेसेसरी कि ऑनलाइन हो। ठीक है, वो उसकी एग्जाम्पल है। बुनियादी बात क्या है कि नॉन फॉर्मल जो है वो लेस रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या जहन में आ रही है? एग्जाम्पल्स बताओ, आप एग्जाम्पल्स की बात करो। गुड। अच्छा, अब दूसरे कलर से ना इसके सामने लिखना, अब एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। एआई की वर्कशॉप हो गई। और बताओ। ठीक है, रिसर्च के ऊपर आपने वर्कशॉप कर ली। ओके, ग्राफिक्स के ऊपर कर ली, एक्सेल पे कर लिया। ठीक है, अमेजोन की आपने ड्रॉप शिपिंग सीखने के लिए आपने। और बताओ। लैंग्वेज कोर्सेज हो गए, गुड। लैंग्वेज की टीचिंग का कोर्स कर लिया कि इंग्लिश को कैसे टीच कर सकते हैं। जी शाहजेब, और कौन सी एग्जाम्पल है दराज के अलावा? और बताओ फातिमा, राविया।
आइट्स नॉन फॉर्मल में आएगा। ठीक, और बताएं। नौरीन, नीलम जल्दी बताओ। ठीक है, सेमिनार्स हो गए, टीचर्स के लिए भी सेमिनार्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अपनी जिंदगी में लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तुम लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो गए, जॉब कर रहे हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है। ओके, किस मौके पर तुम लोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन का इंतखाब करोगे? जी, हाँ जी। आसफा, किस मौके पर नॉन फॉर्मल का इंतखाब करेंगी? कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दो, स्पेसिफिक एग्जाम्पल। गुड, लैंग्वेज कोर्स करने के लिए आपने कहा जी मैं लैंग्वेज यूज कर लूँ, वो अभी हम और बात आगे करते हैं। गुड, बच्चों के बिहेवियर को समझने के लिए आपने, ठीक है, एक्सेल की वर्कशॉप हो गई, और बताएं लैंग्वेज की हो गई, और स्टीम या स्टेम, जो हमारे स्टेम एजुकेशन की बात हो रही है, आपने, आप साइंस पढ़ा रहे हैं, आपने कहा साइंस तो पढ़ा रहे हैं, आप स्टेम भी तो पढ़ लें। स्टेम एजुकेशन क्या है, या स्टीम, स्टेम स्टीम दोनों चल रहा है, तो आपने उसके लिए इसकी वर्कशॉप अटेंड कर ली। स्टीम के लिए आप प्रैक्टिकल काम क्या करा सकते हैं, आपने इसकी वर्कशॉप अटेंड की, इसका सेमिनार अटेंड किया। ओके, या इसी तरीके से मैं समझता हूँ आजकल के दौर के अंदर प्रोग्रामिंग का आना बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूँ किसी ना किसी हद तक लोगों को बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स आने चाहिए। उसके लिए आपने जो है, फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन उसका कोर्स कर लिया, तो ये चीज स्पेसिफिक एग्जांपल्स हो गए जिसके अंदर आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन को यूज कर रहे हैं। इनफॉर्मल में अब क्या जहन में आ रहा है? वहां बैठ जाओ, अलीजा बोर्ड पे आए। हाँ, देखो चूंकि नॉन, ये अच्छा सवाल है इनका, और इसको भी यहीं पे कहीं पे लिख देना एज वाली बात को। तो ये वैसे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अलबत्ता जो इदारा आपको फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो अलग बात है। अब मैं इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ मदारिस की। हमारे जो मदारिस का निज़ाम है, जो किसी भी मसलक से ताल्लुक हो, तो उनके यहाँ एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए आपको वहाँ पे नजर आता है कि बाज़ दफ़ा बड़ी उम्र के लोग जो है रिटायरमेंट के बाद, यानी 60+ होने के बाद, वो आलिम का कोर्स 8 साल का कोर्स कर रहे होते हैं। ऐसी भी एग्जाम्पल्स नजर आती हैं। लेकिन उसके मुकाबले में हमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर एज रिस्ट्रिक्शन अमूमन नजर आती है कि इतने साल के बाद आपको यहाँ एडमिशन नहीं होगा। मुझे किसी ने बताया कि मैट्रिक के बाद अगर कुछ कुछ साल गुजर जाते हैं तो फिर आपका साइंस में एडमिशन नहीं होता, आर्ट्स में होता है। किसी ने मुझे ये बात बताई है। अच्छा, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन ये भी, अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये किसी हुकूमत की तरफ से लगाई गई है या उस इदारे की तरफ से लगाई गई है, ठीक है। फॉर्मल में आएगी, मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि देखो, फॉर्मल एजुकेशन हो या नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो, दोनों के अंदर एज की, हम बाय डेफिनेशन एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप फॉर्मल एजुकेशन भी किसी भी उम्र में हासिल कर सकते हैं, आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन किसी भी उम्र में, दोनों चीजें, बल्कि तीनों चीजें, नॉन फॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, किस उम्र के किसी भी हिस्से में हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता अगर उस इदारे ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई तो वो अलग बात है, इसका उस डेफिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। आपको एज पे एतराज है या मदरसे पे एतराज है, पहले ये बताओ। ओके, हुमा का सवाल कुछ यूं बन रहा है कि सर मदरसे की एजुकेशन को आप कैसे फॉर्मल कह सकते हैं? ठीक है, मदरसे का जो 8 साल आलिम का कोर्स है। हाँ जी, आप बताएं क्या ख्याल है आपका, नीलम? स्ट्रक्चर्ड होता है, नंबर वन। हुकूमत किसी ना किसी इदारे से एक्रीडिटेड होता है, ठीक है। जो भी इदारों के, मिफाकुल मदारिस का नाम मैंने सुना हुआ है, तो जाहिर सी बात उससे रजिस्टर्ड होता है, उनका असेसमेंट होता है। क्या होता है? ठीक है, एक रिजिड स्ट्रक्चर के साथ चल रहा है, ओके। टाइम फ्रेम के अंदर करना तो फॉर्मल ही हुआ ना, ओके। तो और बताओ, टीचर के साथ पढ़ना होता है, उसको टीचर के साथ हो रहा होता है। तो अभी हम आलिम के कोर्स की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको फॉर्मल कह रहे हैं जी। 8 साल कोर्स की बात कर रहे हैं हम। असेसमेंट में जी, बिलाल क्या फरमा रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एज का जो ताल्लुक है भाई, उसका बाय डेफिनेशन नहीं है किसी भी
तीनों में एजुकेशन की टाइप्स हो, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, इसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर वो हुकूमत लगा दे, मैं अपनी क्लास में कह दूं कि मेरी क्लास के अंदर फला एज के बच्चे नहीं आएंगे या फला अटेंडेंस के बच्चे जिनकी इससे लो है वो अब नहीं आएंगे, तो ये तो मेरी मर्जी है ना। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि जी फॉर्मल के लिए जो होती है ना वो अटेंडेंस का पूरा होना जरूरी है या एज का इतना होना जरूरी है, वो तो हुकूमत ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ओके। अच्छा जी, इनफॉर्मल से तुम्हारे जहन में क्या आ रहा है? पहले एग्जांपल दे दो फिर हम अगली साइड पे जाएंगे। इनफॉर्मल से क्या जहन में आ रहा है? ओके गुड, ग्रुप डिस्कशन। हाँ जी, इनफॉर्मल एजुकेशन। अब आप बताएं इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आगे आपके लेट से ग्रुप डिस्कशन, और बताएं अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जहन में आ रही हैं? अनस्ट्रक्चर्ड है। अभी अभी कैरेक्टरिस्टिक की बात करो। ठीक है, आप रोजमर्रा जो सीख रहे, टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्पॉन्टेनियस है, जो मौका मिला जहां मौका मिला आपने उसको सीख लिया। बिल्कुल। टीचर की गाइडेंस नहीं है। अभी कैरेक्टरिस्टिक की बात करो। पर्सनल पर्सनल सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। और बताएं। सही है, कोलैबोरेटिव होता है, दूसरों से सीखते हैं। और किसकी तरह? ठीक है, डेली बेसिस की लर्निंग हो जाती है और आपका नेचुरल तरीके से खुद ब खुद खुदकार तरीके से हो रहा है, कहीं पे बाकायदा आपको एडमिशन लेना नहीं पड़ रहा जी। ओके, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती आप। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, गुड। अलीजा लिखनी सब चीज़ों को। एग्जाम्पल्स बताओ आप। एग्जाम्पल्स। ओके, पॉडकास्ट। ई कॉमर्स कहाँ से आ गई? अच्छा, किसने भेजा है? पीछे बिल्कुल। जी क्या बात चल रही थी हमारी? ठीक है, व्हाट्सएप एजुकेशनल ग्रुप्स हो गए, ऑनलाइन ग्रुप्स हो गए, डिस्कशंस हो गया, बुक्स हो गए, पॉडकास्ट हो गए, और बताओ। टेम्परेरी क्या मतलब टेम्परेरी होता है? बस वही कि लेस स्ट्रक्चर नहीं है इसका, हम ये कहेंगे स्ट्रक्चर नहीं है इसके अंदर, ये बात आ जाए। ओके, यूट्यूब वीडियोस हो गई। सीख रहे, सीखने का जो भी अमल है वो इनफॉर्मल कहलाएगा। अच्छा, लेकिन आप कहाँ पे इनफॉर्मल को यूज करेंगे ये बताएं। तो कब यूज करेंगे? अपने कैरियर के किस हिस्से पे कहाँ पहुंच के सोचेंगे अब हमें इनफॉर्मल एजुकेशन की जरूरत है या मैं इनफॉर्मल एजुकेशन पे अमल करूं? देखो, पीएचडी करने का फैसला किया तुमने, पीएचडी करने का फैसला किया तुमने, पीएचडी करने का फैसला किया, तो तुम क्या करोगे? इनफॉर्मल एजुकेशन तो नहीं करोगे ना, फॉर्मल करोगे। तो मुझे कोई ऐसी एग्जांपल दो जहाँ पे तुमने रियलाइज किया कि जो है हम इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ जाने की जरूरत है अब। ठीक है, जहां पे हम इन्हांस करना चाहें, जहां पे हम ग्रूमिंग करना चाहें, जहां पे हम खुद अपने तजस्सुस से, अपनी क्यूरियोसिटी से अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाहें। मैंने शायद आपकी क्लास में पहले भी बात की हो कि हमारे कॉलेज के अंदर दो बहुत अच्छे ओरेटर्स हैं, बात करने के तकरीर करने के माहिर हैं, सर सफदर और सर शर्जील। और बहुत अच्छी तरीके से गुफ्तगू करते हैं, बात करने का अंदाज उनका बहुत अच्छा है, तकरीर करने का अंदाज बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल यह है कि हम में से कितने लोग उनसे सीखना चाह रहे हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सर सफदर की क्लास अटेंड कर लेंगे, जी हमारा उर्दू ऑप्शनल है, इस्लामियत ऑप्शनल है। हम सर शजील से पढ़ लेंगे, जी फिलोसफी के टीचर है वो हमारे, हमने बस इतना ही पढ़ा और बात खत्म कर दी। या किसी को शिकायतें होंगी, या फला टीचर तो नंबर नहीं देता, फला टीचर सख्ती करता है, फला टीचर बहुत डांटता है। देखने का मकसद या जो चीज़ सोचने की है कि उनसे और क्या कुछ इनफॉर्मल तरीके से गेन कर सकते हैं, उनके बात करने का कैसा अंदाज है, वो तकरीर किस तरीके से करते हैं, उनके लहजे में ठहराव कैसा होता है, अल्फाज का चुनाव कैसा होता है। तो ये तमाम चीज़ें किस में आ रही हैं? इनफॉर्मल में। लेकिन इसको भी सीखने के लिए आपके अंदर आपकी सेल्फ मोटिवेटेड का होना, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। वरना यहाँ कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4-4 साल यहाँ पढ़ा, लेकिन बस उतना ही सीखा जितना उनको ज़बरदस्ती उनके दिमाग में ठोसा गया, और उसके अलावा उन्होंने किसी भी चीज़ को सीखने की जहमत नहीं की। अलीजा बैठ जाइए। अच्छा, अब दोबारा वापस चलते हैं, हम बात करते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के हमारे पास और कौन कौन से तरीके थे।
हमारे पास इस स्लाइड के अंदर हमने जिस दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम किस किस तरीके से इसको इंश्योर कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन सी रिसोर्सेस मौजूद हैं। अब अगर इसके अंदर भी गौर करो तो देखो, याद करो कि हमने एक तरफ से बात की, एक तरफ हमने पीएचडी की बात की, हमने एक तरफ बात की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की, और दूसरी तरफ हमने बात की थी कोलैबोरेशन की, हमने बात की कि टाइम मैनेजमेंट की। देखो दोनों स्किल्स के दरमियान तुम्हें एक वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे स्किल्स हैं उनकी भी अपनी टाइप्स होती है। अमूमन स्किल्स को इन 3 सेक्शंस के अंदर तकसीम किया जाता है। हार्ड स्किल्स, हार्ड के मुकाबले में सॉफ्ट स्किल्स, और सॉफ्ट स्किल्स के बाद फिर लाइफ स्किल्स। हार्ड स्किल्स से आपके जहन में क्या आता है? जो फॉर्मल एजुकेशन हम हासिल कर रहे हैं वो अमूमन हार्ड स्किल के अंदर आती है। हार्ड स्किल की जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक होती है, कोई खास चीज सिखाई जा रही है, और मेजरेबल होती है। आपने इस एजुकेशन के एंड पे आप, या चले इवन अगर फॉर्मल को छोड़ो, आपने नॉन फॉर्मल भी एजुकेशन ली, वर्कशॉप भी ली, वर्कशॉप के आखिर में आपके पास सर्टिफिकेट है, राइट? आप उस वर्कशॉप सर्टिफिकेट को दिखा सकते हो। कोर्स के आखिर में आपके पास डिग्री है, ओके, मैट्रिक के बाद आपके पास सर्टिफिकेट था, आपने टेस्ट क्लियर किया, आपका स्किल मेजर किया गया, उन्होंने बताया कि जी ये बच्चा जो है इसने मैट्रिक कर लिया है और इसने मैट्रिक बी ग्रेड से किया है, तो आपकी परफॉर्मेंस को ना सिर्फ एवेल्युएट किया गया, उसको मेजर भी किया गया। तो ये चीज़ें आ जाती हैं हार्ड स्किल के अंदर, कि जहाँ पे कोई स्पेसिफिक जो स्किल है उसको हम मेजर करके बता सकें कि इस स्टूडेंट के अंदर, इस टीचर के अंदर ये वाला स्किल जो है वो किस हद तक पाया जाता है। अब जब ये एग्जाम्पल तुम लोग को समझ में आ गई है, और यानी कि मेजर कर सकते हैं, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। अब मुझे इसकी एग्जाम्पल्स दो, कौन सी एग्जाम्पल जहन में आ रही है? ऐसे तुम्हारी जिंदगी में वो कौन कौन से स्किल्स हैं जिसको तुम सीख सकते हो या तुमने सीखा है और उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है तो वो लेकर आके जी मैंने एपटेक, एक कौन सा इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ एपटेक के अलावा, अरीना से जिसने कोर्स करके किया हुआ उसने आकर हमें सर्टिफिकेट दिखा दिया, अपना पोर्टफोलियो दिखाया कि जी, पोर्टफोलियो दिखा दिया कि हाँ जी उसने ये स्किल को बाकायदा सीखा है। और बताओ जी जुनैरा, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, कंप्यूटर कोर्स हो गया, तमाम कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज के बाद भी आपके पास बाकायदा एक सर्टिफिकेट मौजूद है, आपके पास अपने स्किल को मेजर कर सकते हैं। आइल्स किया हुआ है तो आइल्स के अंदर तो हम आपका बैंड वगैरह भी देख सकते हैं। कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, और बताओ। बिल्कुल ठीक है, अगर ड्राइविंग, पाकिस्तान की एग्जाम्पल ना ले, लेकिन भैया ड्राइविंग भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आपने एक रिगोरस ट्रेनिंग के जरिए से गुजर के एक बड़े मुश्किल टेस्ट को क्लियर करके वो आपको ड्राइविंग का लाइसेंस मिला है। और बताएं, ठीक है, शेफ का कोर्स आपने कर लिया, वेपन लाइसेंस, अगर शूटिंग का आपने कोर्स किया तो उसके लिए भी बिल्कुल ये वाली बात है, शूटिंग का आपने कोर्स किया, अगर बाकायदा, आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या रूल है इसकी, मेरे पास मालूमात नहीं है, लेकिन मुझे उस क्लास के अंदर भी किसी ने शूटिंग की एग्जाम्पल दी थी कि इसके लिए भी कोई बाकायदा कोर्स होता है, टेस्ट वगैरह क्लियर करते, ठीक है। ये और बताएं, एक्सेल, एक्सेल अगर आप सीख रहे हैं, एआई की वर्कशॉप आपने अटेंड की, और बताओ, रिसर्च की वर्कशॉप, ठीक है, आपने, हमने भी सेमिनार से एग्जांपल दी थी। तो ये वो चीज़ है जहाँ पे आपको स्किल को मेजर किया जा सकता है, हम वेरीफाई कर सकते हैं कि यार ये आपने काम किया है नहीं किया है। मैनेजमेंट की बात कर लें, सिर्फ एमबीए नहीं होता, एमबीए के अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी कोर्सेज होते हैं, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया, और बताओ। आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स के स्किल्स को मेजर किया जा सकता है? अगर अगर मेजर कर सकते हैं तो वो हार्ड स्किल के अंदर आएगा। और बताएं, ठीक है, गुड। अब ये मुझे बताओ कि अपनी टीचिंग लाइफ के अंदर तुम लोग कहाँ पे हार्ड स्किल्स को यूज कर सकते हो? बीएड हो गया, और बताओ। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का कोर्स कर लिया, मॉन्टेसरी कोर्स कर लिया, ये हार्ड स्किल्स में आ गया, लग भी रहा है। अब उसके मुकाबले में आके सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा, ये हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स की टर्म कहाँ से आई?
ये यूएस आर्मी लेकर आई थी। 1972 के अंदर उन्होंने अपना एक ट्रेनिंग मैनुअल पब्लिश किया था, उसके अंदर उन्होंने स्किल्स को डिवाइड किया था हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स के अंदर। तो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर वो स्किल्स आते हैं जिसका ताल्लुक इंसान के आपके आपस के इंटरपर्सनल स्किल्स से होता है। आप दीगर लोगों के साथ किस तरीके से राब्ता रख सकते हैं, दीगर लोगों के साथ आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अंदर आ जाता है फॉर एग्जांपल कोलैबोरेशन, आप टीम वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें आ जाता है आपका लीडरशिप स्किल, आप टीम में काम तो कर सकते हैं लेकिन आपके अंदर लीडरशिप स्किल नहीं है, या टीम में काम भी कर सकते हैं और लीडरशिप स्किल भी है, तो दोनों चीज़ें आपके किस में आ रही हैं, सॉफ्ट स्किल के अंदर। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आप क्या अपनी बात को समझा पाते हैं, और आपकी बातें समझ में किसी को नहीं आती, राइट। तो ये तमाम की जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, ये तमाम के तमाम किस में आ जाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे ख्याल में एक और चीज़ का हमें इस कॉलेज के अंदर देख के मुझे इस बात का एहसास हुआ, हमें एक और चीज़ का इजाफा करना चाहिए जिसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। कि लोग अगर आपके ऊपर जिस तरह से उनका जो आप कोलैबोरेशन के अंदर जिन इशूज़ का सामना करना पड़ रहा है, देखिए हर दफ़ा आपको पॉजिटिव बिहेवियर नहीं मिलेगा, और बल्कि बाज़ दफ़ा पॉजिटिव बिहेवियर के अंदर भी आपको तकलीफ होगी। कोई बंदा मुमकिन है बहुत इखलास के साथ आपकी गलती बता रहा है और आप उसके नतीजे में आप बिल्कुल ही थक हार गए, ठीक है, आपने हिम्मत छोड़ दी, या आप बिल्कुल मायूस हो गए, या आपने कहा कि मुझे तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, ये तमाम बातें किस में आती हैं, सॉफ्ट स्किल्स में। अब मेरा ये सवाल है कि सॉफ्ट स्किल्स को तुम लोग किस तरीके से क्या करोगे सॉफ्ट स्किल्स के लिए। देखो सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी बिल्कुल ठीक है, वर्कशॉप्स वगैरह की जाती हैं, लीडरशिप के ऊपर भी वर्कशॉप होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्कशॉप होती है, लेकिन ये एक ऐसा स्किल है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। हमें से हर बंदा अपनी सीवी पे लिख सकता है कि लीडरशिप स्किल्स, और अमूमन लोग अपनी सीवी को भरने के लिए ऐसी किस्म की चीज़ें लिख देते हैं, गुड टीम वर्कर, लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल। क्या चीज़, नहीं ये सॉफ्ट स्किल्स में नहीं आते ना, ये लिखते हैं लोग, चीज़ें भर देते हैं। तो लेकिन आपके सामने की बात है कि बहुत सारे लोगों के दावे के बावजूद वो एक अच्छे मतलब कम्युनिकेशन, उनके अच्छे सॉफ्ट स्किल्स नहीं होते। अलबत्ता हमारे पास इसको मेजर करने का कोई तरीका नहीं होता, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जब हम उसके साथ काम करते हैं तब हमें पता चलता है कि उसके लीडरशिप स्किल्स कैसे थे, सॉफ्ट स्किल्स उसके कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट स्किल की एग्जाम्पल्स आपके जहन में क्या क्या आ रही है, कुछ मैंने लिखी हुई है, आप लोग अपने जहन में क्या है। आप लोग कॉलेज स्कूल में पढ़ा रहे हैं, स्कूल के अंदर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, और आपके प्रिंसिपल ने कहा कि जासरा तुम्हारा काम है कि तुम जो है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान डे का इवेंट ऑर्गेनाइज करोगे। पता चला कि जी जासरा के, वहाँ में पता चलेगा कि जासरा के लीडरशिप स्किल्स कैसे थे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कुछ और एक्टिविटी कॉलेज के अंदर हो रही है या स्कूल के अंदर हो रही है जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोग को दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत है, ठीक। अब देखो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर इस बात पर गौर करना है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, बहुत अच्छा पढ़ते होंगे, या अपनी प्रीवियस जिंदगी में, प्रीवियस एजुकेशन लाइफ के अंदर आप लोग की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी। लेकिन होता क्या है कि आप लोग इंडिविजुअल पढ़ने के आदी होते हैं। हमारा सिस्टम हमारे बच्चों को यही सिखाता है कि अलग से, अब बेटा अपना अपना पढ़ो, दूसरे को अपना काम मत दिखाओ, दूसरे को अपना होमवर्क मत दिखाओ। और बच्चों के अंदर भी ये बात डेवलप हो जाती है कि भाई नंबर मेरे ज्यादा है, दूसरे के नंबर इतने ज्यादा ना आए, ठीक है, बल्कि सबसे हाईएस्ट नंबर मेरे आए, उसके बाद दूसरे के साथ जो भी होता रहे, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपनी अमली ज़िंदगी में कदम रखेंगे तो आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि हमारी सारी की सारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, सब का सब कोलैबोरेशन मॉडल पे बेस कर रहा होता है। कल कल अगर आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या कोलैबोरेशन के बगैर आप वहाँ पढ़ा सकते हैं? वहाँ पे दीगर टीचर्स भी आपके साथ होंगे, आपने उनके साथ डील करना है। क्या आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बगैर गुजारा कर सकते हैं? आप मुमकिन है बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन आपको अपना टीचिंग मेथड जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल के सामने। मुमकिन है आपके जहन में कोई बड़ा अच्छा एक्टिविटी आ जाए, लेकिन अपनी इस एक्टिविटी को करवाने के लिए आपको अपने कोलीग्स को कन्विंस करना होगा। तो ये उसी वक्त हो सकेगा जब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो, तो उसी वक्त आप कर सकेंगे जब आप कोलैबोरेट करने की सलाहियत रखते हो। अलबत्ता हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इंकरेज करता है कि हम इंडिविजुअल अपना अपना सोचें, नफसी नफसी की तरफ हमें लेकर जाता है, बस मेरा नफ्स, ठीक। दूसरों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। लेकिन ये चीज़ आप लोग मेरे ख्याल में रियलाइज़ कर भी रहे होंगे कि ज़िंदगी में कोई भी इंपॉर्टेंट काम, कोई भी बड़ा काम कोलैबोरेशन के बगैर नहीं हो सकता, ठीक। अब यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर इस बात को लाजमन लाजमन जहन में रखना कि सॉफ्ट स्किल्स का ताल्लुक जो है
वो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स से है। आप दूसरों से किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी कोलैबोरेशन कैसी है, आपकी लीडरशिप की सलाहियत कैसी है, टीम वर्क कैसा है, आपका टीम बिल्डिंग की सलाहियत कैसी है। क्या आप अपनी अगर आपसे मैं पूछूं कि अपनी क्लास के अंदर जो है अच्छे स्टूडेंट्स को अलग कर दो, या अपनी क्लास के अंदर उन लोगों को अलग करो जिनकी स्पीच करने की सलाहियत अच्छी है, या उन लोगों को कर दो जिनको हम क्लास के अंदर सीआर बना सकते हैं, तो शायद आप लोग से बहुत से लोग इस अपने अपने क्लास फेलोज को एनालाइज ना कर सकें। आप लोग उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करेंगे, उनके साथ हंसी मजाक करेंगे, लेकिन उनकी खूबियां या खामियों पर नजर रखने की सलाहियत नहीं होगी। दोस्ती है तो बहुत अच्छा है, और अगर दोस्ती नहीं है तो जी बहुत बुरा है। जबकि टीम बिल्डिंग के लिए जरूरी है कि भाई बंदे से आप यू विल नेवर सी आई टू आई विथ हिम। ओके, आपके अंदर और दूसरों के दरमियान बाहमी किसी भी बात पे इत्तेफाक नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा 100% इत्तेफाक हो। आपने इसी बात को देखना है कि यार ठीक है जी, इस बंदे के अंदर फला वीकनेस मौजूद है, लेकिन इसके साथ मैं कैसे आगे, इस काम के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इससे कौन से स्किल्स मेरे काम आ सकते हैं। अब आखिरी चीज रह जाती है जो कि है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स में आपके ध्यान में क्या चीज आती है नौरीन? और बताओ, जल्दी बताओ। कौन कह रहा है? ओके, अच्छा, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में। कुकिंग जो है लाइफ स्किल में आएगी नहीं आएगी? हाँ, आप बताएं। मैमूना? क्या? टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट भी एक ऐसा स्किल है जिसका ताल्लुक आपके लाइफ स्किल से है, कि आप अपनी जिंदगी के अंदर किस तरीके से टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो ये वो सारे स्किल्स जिसका ताल्लुक आपकी जिंदगी से है। ठीक है, ये चीजें ऐसी होती हैं, ये वो स्किल्स होते हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ आपके कैरियर से नहीं होता, इसका ताल्लुक आपकी जिंदगी से होता है। लेकिन इसके अंदर कैरियर के स्किल्स भी आ जाते हैं। ओके, इनको भी हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, और ये तमाम के तमाम किस में आ जाते हैं? लाइफ स्किल के अंदर। अब आप क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए लाइफ स्किल्स को सीखना क्यों ज़रूरी है, कि हम किस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को आपस में हम बैलेंस कर सकते हैं, या जो भी हमारी डेली लाइफ के चैलेंजेस है। जैसे अभी भी आप लोग चैलेंजेस का सामना कर रहे होते हैं कि जी कॉलेज के साथ साथ घर के मामला को भी देखना है, आप में से बाज़ लोग जॉब कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कैसे सब चीज़ों को मैनेज करना है। तो इन तमाम चीज़ों का मैनेजमेंट जो है किसमें आ जाती है? लाइफ स्किल्स के अंदर। तो अब तक आपने देखा कि बुनियादी तौर पर सिर्फ हार्ड स्किल्स वो होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसके मुकाबले में लाइफ स्किल्स को हम या सॉफ्ट स्किल्स को हम मेजर नहीं कर सकते। मेरा भी यहाँ पे आपसे सवाल है कि थोड़ा सा आप मुझे लाइफ स्किल्स की एग्जांपल दीजिए। और बताओ। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, ठीक है, और? ठीक है, लेकिन यार थोड़ा सा ना आप लोग अपने आंसर्स को ना इलेबोरेट करना सीखो। होता है क्या कि मुझे आपके आंसर को समझना पड़ता है। अगर इस तरीके से, इसका मतलब तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर है, कि आपकी बात फौरन समझ में नहीं आ रही। थोड़ा सा बात को इलेबोरेट करो। जो मैं बात कर रहा हूँ लाइफ स्किल की, मैंने एक एग्जांपल दे दी टाइम मैनेजमेंट की, और क्या हो सकती है? गुड बैलेंस डाइट, फिजिकल फिटनेस। ओके, मेडिटेशन। अब जैसे ये कह रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, ये भी एक आपका लाइफ स्किल है। जिंदगी के अंदर आपको किसी मसले का सामना करना पड़ा, आप कैसे अपनी मोटिवेशन को बरकरार रखें, ये चीजें किस में आ रही हैं? गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है। और बताएं। फ्यूचर प्लानिंग को क्या कहेंगे आप, कैसे कहोगे फ्यूचर प्लानिंग? कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स में आ रहा था, याद है? लाइफ स्किल्स में आएगा। ठीक है, आप लोग किस तरीके से अपने काम को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके, आपको नजर आता है कि बाज लोग बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, वो अपने टाइम को ऐसे मैनेज करते हैं, कम वक्त में ज्यादा काम कर लेते हैं। बाज लोग स्मार्टली काम कर रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल हाई होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी? लाइफ स्किल के अंदर। अब लाइफ स्किल के अंदर आप इस बात को लाजमन जहन में रखें कि लाइफ स्किल का ताल्लुक आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से होता है, आपके कैरियर से होता है। ठीक है, इसको हम जी किसमें? गुड, सिचुएशन हैंडलिंग। कि अभी कभी कभार आपको देखिए, हर दफा प्लानिंग के साथ आप जिंदगी, हर काम प्लानिंग से नहीं होता। ऑन द स्पॉट आपको बाज दफा फैसले करने होते हैं, तो आपके अंदर इतना स्टेमिना और डिसीजन मेक कर सके उसी सिचुएशन के हिसाब से। तो लाइफ स्किल्स का ताल्लुक आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ की इंप्रूवमेंट से होता है, इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल लाइफ से ये मत समझिएगा कि इसका ताल्लुक कैरियर से नहीं है।
अगर आपके टाइम मैनेजमेंट अच्छे हैं तो आपका ये स्किल कैरियर में भी काम आएगा। अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है तो ये फिजिकल फिटनेस आपकी जॉब में भी आपके काम आएगी। इसी तरीके से अगर आपकी फिजिकल फिटनेस, प्रोडक्टिविटी अगर आपकी हाई है, आप ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने की सलाहियत रखते हैं, स्मार्टली काम कर सकते हैं, तो ये आपके कैरियर में भी काम आएगा। बुनियादी फर्क ये हो गया कि हार्ड स्किल्स को मेजर कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स को मेजर नहीं कर सकते। और सॉफ्ट स्किल का ताल्लुक इंटरपर्सनल स्किल्स से है कि बाहमी हमारा कैसा राब्ता है, कैसा ताल्लुक है। और लाइफ स्किल्स को हम मेजर नहीं कर सकते और उसका ताल्लुक ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी से है। और यहीं से आप लोग अंदाजा लगा लें कि जो हम लोग, अगर आप लोग गौर करें, मैं इंशाल्लाह कल इस बारे में बात करूंगा कि जो हम लोग क्लास के अंदर कोलैबोरेशन और यहाँ पे आप लोग को बुला के रिकैप के लिए बुला रहे होते हैं, तो ये ऐसी खामा खामी नहीं करा रहे होते। और बाज़ दफ़ा अगर आप गौर करें, रिकैप की वजह से ही हमारे 5 से 10 मिनट लग जाते हैं और लेक्चर हमारा देर तक चलता रहता है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपके इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में काम आएगा। मैं लेक्चर को यहीं रोक रहा हूँ।